Good morning, students. Today we will learn part 1 of World War II. वर्ल्ड वॉर 2 को टोटल वॉर या ग्लोबल वॉर भी कहा जाता है। टोटल वॉर कहने के पीछे एक रीज़न है कि इसमें सिर्फ सोल्जर्स आपस में नहीं लड़ रहे थे। पहले ऐसा होता था कि दो सेना आमने सामने युद्ध के मैदान में लड़ते थे और वहीं हार जीत तय हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं था। सेकंड वर्ल्ड वॉर ने सब कुछ बदल के रख दिया, जिसमें प्लेन का इस्तेमाल हुआ, जिससे सिविलियंस पे बमबारी की गई, लोगों के घरों पे बम फेंके गए। जो फैक्ट्री में काम कर रहा एक आदमी है वो भी इस लड़ाई का हिस्सा था, क्योंकि अगर वो सेना के लिए कोई उपकरण बना रहा है, अगर प्लेन बनाने की फैक्ट्री में है, टैंक बनाने की फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो दुश्मन सेना उस पर भी हमला करेगी, तो उसके लिए वो भी टारगेट है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, सिविलियंस कभी भी टारगेट नहीं किए जाते थे। ये लड़ाई के नियम थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 ने सब कुछ बदल के रख दिया, इसीलिए इसे कहा जाता है टोटल वॉर। ग्लोबल वॉर बिल्कुल सिंपल है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इन सभी जगहों पर ये लड़ाई हुई थी, इसीलिए इसे ग्लोबल वॉर कहते हैं। और वर्ल्ड वॉर 2 इसकी शुरुआत हुई थी 1 सितंबर 1939 को और एंड हुआ था अगस्त 1945 को। सेकंड वर्ल्ड वॉर में लगभग 6 से 8 करोड़ लोग मारे गए थे, जिनमें से 5 करोड़ सिविलियंस थे, मतलब आम नागरिक थे, और 2.5 करोड़ सोल्जर्स थे। ये आज दिन के इतिहास की सबसे खतरनाक लड़ाई थी। सबसे ज़्यादा लोग इसी लड़ाई में मारे गए थे पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में। वर्ल्ड वॉर 2 में एक तरफ थे अलाइज या फिर अलाइड कंट्रीज़, और इन अलाइड में थे यूके, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर, चाइना, पोलैंड, यूगोस्लाविया और ग्रीस। जहां यूके, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर और चाइना, ये 5 कंट्रीज़ जो थे वो सबसे पावरफुल कंट्रीज़ थे। और दूसरी तरफ थे एक्सिस पावर, जिनमें नाज़ी जर्मनी, और नाज़ी जर्मनी को थर्ड रीच भी कहा जाता था कभी कभी। दूसरा था इटली और जापान। इस मैप में आप देख सकते हैं कि कौन से देश किस तरफ हैं। जो भी आपको ग्रीन कलर्स में कंट्रीज़ दिख रहे हैं वो है अलाइड कंट्रीज़, और दूसरी तरफ है एक्सिस पावर्स जो ब्लू कलर में है, ये इंडिया है जो ब्रिटेन की कॉलोनी थी। अब हम बात करेंगे सेकंड वर्ल्ड वॉर के कारणों की। सबसे पहला है राइज ऑफ मिलिट्रिज्म इन जापान। जापान में मिलिट्री बहुत पावरफुल थी, यहाँ कल्चर मिलिट्रिज्म का बढ़ गया था, और जापान आसपास की छोटी छोटी कंट्रीज़ पर अटैक करके, आसपास के आइलैंड पर अटैक करके अपने कब्जे में ले रहा था। दूसरा था ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। इस ट्रीटी के जो टर्म्स थे ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद साइन की गई थी। इस ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस को बहुत अनजस्ट माना गया था, क्योंकि इसमें जर्मनी को जो शर्तें माननी पड़ी थी वो उनके लिए बहुत ही शर्मिंदा करने वाली बात थी। जर्मनी को ही पूरा गुनहगार ठहरा गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, और फ्रांस ने इस ट्रीटी का दुरुपयोग किया। उसने जर्मनी को कई बार दुनिया के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करी। जो 20 साल का वक्त था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच में, और यही वो वजह थी कि जर्मनी में लोग इस ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस से बहुत ज़्यादा गुस्सा थे और वो खुश भी नहीं थे, और इसी का फ़ायदा हिटलर ने उठाया और 1933 में वो सत्ता में आ गया। उसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट इज़ इंपीरियलिज्म। जो पुरानी उपनिवेशी ताकतें थी जैसे कि यूके, फ्रांस, इनसे कंपटीशन करने अब 2 नए देश आ गए थे, जर्मनी एंड जापान। सो जर्मनी एंड जापान ने अपनी अपनी कॉलोनीज बढ़ानी शुरू कर दी थी। तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन था रिसोर्सेज को लेकर कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पे कब्जा कर लेता है, किसके पास ज़्यादा ताकत आती है, मिनरल्स आते हैं, ऑयल्स का भंडार किसके पास ज़्यादा आता है। नेक्स्ट इज़ राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिक्टेटरशिप इन जर्मनी एंड जापान। इन दोनों देशों में डिक्टेटरशिप थे। तो देखिए, जर्मनी में हिटलर और जापान में राजा था, और वहाँ पे आर्मी काफ़ी पावरफुल थी, और आर्मी के जो जनरल थे वो एक तरह से डिक्टेटर की तरह ही बर्ताव कर रहे थे, और नेशनलिज्म की भावना बहुत बढ़ चढ़कर जापान और जर्मनी में बोलने लग गई थी।
और उन्हें लग रहा था कि हम लड़ाई लड़कर कुछ भी हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, मंचूरिया, इथियोपिया एंड जर्मनी। लीग ऑफ नेशंस जो कि ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के तहत बनाया गया था और इसका काम था कि आगे कोई भी वर्ल्ड वॉर को रोकना है, ये पूरी तरह से फेल कर गया क्योंकि मंचूरिया, इथियोपिया जैसे केसेस में इसने काम नहीं किया। मंचूरिया जो चाइना का एक हिस्सा था उस पर जापान ने हमला कर दिया 1931 में, और जब जापान को इसके लिए फटकारा गया लीग ऑफ नेशंस में तो जापान ने लीग ऑफ नेशंस छोड़ दिया। उसी तरह से इथियोपिया पे इटली ने हमला कर दिया और उसे अपने कब्जे में ले लिया, तभी भी लीग ऑफ नेशंस कुछ नहीं कर पाया था। और तीसरा है जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी के बीच काफ़ी अनबन थी। जर्मनी ने जब रायनलैंड नाम का एक एरिया था उस पर फिर से कब्जा कर लिया, आर्मी को वहाँ भेज दिया, तब भी लीग ऑफ नेशंस कुछ नहीं कर पाया। इर्रेशनल बाउंड्रीज ड्रॉन आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में कई सारे नए देश बने गए यूरोप में, और इन देशों की बाउंड्रीज आर्टिफिशियली ड्रॉ कर दी गई, यानी कि ये ध्यान नहीं रखा गया कि एक ही भाषा के, एक ही तरह के लोग, एक ही एथनिसिटी के लोग एक साथ आए। तो देखिए कई सारे जर्मन्स पोलैंड में चले गए थे, एक नया देश बन गया था पोलैंड, तो कई सारे जर्मन्स उसमें चले गए थे। कई सारे जर्मन्स चेकोस्लोवाकिया में चले गए थे, लेकिन वो चेकोस्लोवाकिया को मानते नहीं थे, वो अपने आप को जर्मन ही मानते थे। सबसे महत्वपूर्ण कारण था हिटलर और उसकी जो पार्टी थी जिसका नाम था NSDAP। NSDAP का फुल फॉर्म है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, और यहाँ बीच में जो ए है वो जर्मन का जब ट्रांसलेशन होता है तो उसमें आता है, इंग्लिश में नहीं आता, और कई बार इसे नाजी पार्टी भी कहा जाता है। इस पार्टी की विचारधारा जूइश के खिलाफ थी, सीमेंटिक्स भी थी, और उसके साथ साथ ही ये लोग मैक्सिज्म या फिर कम्युनिज्म के पूरी तरह खिलाफ थे। इनका मानना था कि आर्यन रेस जो है वो दुनिया में सबसे सर्वोच्च रेस है, और उनके अलावा जितने भी लोग हैं उन्हें जर्मनी से या तो निकाल देना चाहिए या फिर मार देना चाहिए। तो ये सुपीरियरिटी की भावना उनमें थी। हिटलर जो कि इस नाजी पार्टी का नेता था वो 1933 में चांसलर बना। जैसे ही हिटलर सत्ता पे आया उसने जर्मनी की आर्मी बनानी शुरू कर दी और एयरफोर्स बनानी शुरू कर दी। ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के तहत जर्मनी को इसकी इजाज़त नहीं थी कि वो आर्मी और एयरफोर्स बनाए। उसके बाद हिटलर ने जूइश को अलग से मार्क करना शुरू कर दिया। ऐसा एक रूल लाया कि जो भी जूइश है, यहूदी है, उन्हें अपने हाथ में एक सिंबल बनाना पड़ेगा, जिसको कहा गया था स्टार ऑफ डेविड, जो कि कुछ इस तरह से दिखता था। ये इसको कहते हैं स्टार ऑफ डेविड, जिसे ये पहचान हो जाए कि वो एक यहूदी है। उसके अलावा सिविल लिबर्टी को सस्पेंड कर दिया गया, सिविल राइट को सस्पेंड कर दिया गया था। एक तरह से इमरजेंसी जैसा दौर था जर्मनी में, और डेमोक्रेसी पूरी तरह से ख़त्म कर दी गई थी। चुनाव आगे हिटलर ने करवाए ही नहीं थे। हिटलर ने चुनाव बंद करवा दिए और वो डिक्टेटर बन गया, तानाशाह बन गया। हिटलर का कहना था कि हमारी जो मातृभूमि है उसको फिर से पुरानी समृद्धि पे लौटाएंगे, जिसको कहा गया था रिस्टोरिंग द ग्लोरी ऑफ फादरलैंड। नेक्स्ट इज़ सेकंड सिनो जापानीज़ वॉर। अब हम बात करेंगे एशिया की, जिसमें बहुत बड़ा रीज़न था सेकंड सिनो जापानीज़ वॉर। ये लड़ाई शुरू हुई थी 1937 में, लेकिन इससे पहले ही जापान ने अपनी मिलिट्री ताकत का इस्तेमाल करते हुए 1910 में कोरिया पे कब्ज़ा कर लिया। 1935 में उन्होंने मंचूरिया पे हमला किया और उस पर भी कब्ज़ा कर लिया। इस हमले के बाद से ही चाइना में उनका हस्तक्षेप था, और फाइनली 1937 में चाइना ने पूरी तरह से साउथ चाइना पर हमला कर दिया। तो इस वक्त चाइना में पहले से ही एक सिविल वॉर चल रहा था, यानी कि दो पार्टी आपस में लड़ रही थी।
एक ग्रुप था नेशनलिस्ट और दूसरा था कम्युनिस्ट। तो इनका आपस में ये जो सिविल वॉर चल रहा था देश पे, इसका किसका राज होगा। तो इस सिविल वॉर का फ़ायदा जापान ने उठाया और जापान ने चाइना पर कब्जा कर लिया। और ये वॉर 1945 तक ऐसे ही चला जब तक जापान की हार नहीं हो गई वर्ल्ड वॉर में। इस मैप में आप देखेंगे कि ये जापान है। इसने सबसे पहले 1910 में कोरिया पर कब्जा किया, उसके बाद मंचूरिया जिसको हम अभी कहते हैं मांचुकियो, बाद में उन्होंने बीजिंग पे हमला किया। तो ये रहा बीजिंग। और ये जो सारे देश आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये छोटे छोटे जो समुद्र तट के किनारे पर हैं, हांगकांग, शंघाई, ये सारे इलाके पे जापान ने अपना कब्जा कर लिया। और ये जो छोटे आइलैंड्स आप देख रहे हैं, इस पर भी जापान ने अपना कब्जा कर लिया था और उसको अपने अंडर में ले लिया था। तो जापान अपने आप में एक इंपीरियलिस्ट पावर बन गया था। जापान चाहता था कि एशिया पे उनका दबदबा रहे और वो एशिया का सबसे इंपीरियलिस्ट पावर बने। जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ करते आए हैं, यूके, फ्रांस, वैसे ही जापान एशिया में खुद करना चाहता था। अब हम फिर से आएंगे यूरोप में और देखेंगे कैसे वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। ये जो मैप है ये वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच का है। तो ये है जर्मनी, यहाँ पर है पोलैंड जो कि एक अलग से देश बनाया गया था। और ये 3 देश हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुएनिया। इन्हें बाल्टिक नेशन भी कहा जाता है। और ये बाल्टिक सी है, ये जो आप देख रहे हैं ये बाल्टिक सी है। एंड दिस इज़ USSR। साउथ की तरफ एक छोटा सा देश है ऑस्ट्रिया। यहाँ जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच है चेकोस्लोवाकिया और उनके नीचे है हंगरी। ये है रोमानिया, ये है बुल्गारिया और ये है यूगोस्लाविया। और ये जो स्विट्ज़रलैंड है ये न्यूट्रल रहा था दोनों वर्ल्ड वॉर में। और ये है फ्रांस और ये है इवेंट्स इन यूरोप। मीन्स अब हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ने से पहले की यूरोप में क्या क्या घटनाएं घटी। तो 1936 में हिटलर ने राइनलैंड नाम का जो एरिया था उसको फिर से रीमिलिटराइज कर दिया, वहाँ पे फौज फिर से भेज दी थी। अब इस मैप में देखिए, ये जो शेडेड एरिया है फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम के बीच का हिस्सा है दिस वन। यहाँ से राइन नदी गुजरती है। इस राइन नदी को इसलिए राइनलैंड कहा जाता है। ये जर्मनी का सबसे इंडस्ट्रियलाइज्ड हिस्सा है, लेकिन ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के तहत ये तय किया गया था कि यहाँ पर कभी आर्मी नहीं आएगी, बाकी जर्मनी पे फिर से हमला ना कर सके। लेकिन हिटलर ने अपनी आर्मी यहाँ पे फिर से भेज दी और फ्रांस कुछ नहीं कर पाया। जर्मनी ने रोम और बर्लिन के बीच एक समझौता किया और इसे कहा गया रोम बर्लिन एक्सिस। यहाँ से ये शब्द निकल कर आया एक्सिस पावर्स। उसके कुछ महीने बाद जर्मनी ने जापान के साथ भी एक अलग समझौता किया। 1938 जर्मन एनेक्सेशन। 1938 में जर्मनी ने कुछ देश अपने कब्जे में ले लिए। सबसे पहले था ऑस्ट्रिया। एनेक्सेशन का मतलब है कोई भी देश, कोई भी हिस्सा या ज़मीन अपने कब्जे में ले लेना, तो इसे कहा गया एनसिलस। एनसिलस का मतलब होता है ज्वाइनिंग, मतलब ऑस्ट्रिया को जर्मनी से ज्वाइन कर दिया गया। और ऐसा हिटलर ने इसलिए किया क्योंकि उसका मानना था कि ऑस्ट्रिया हिस्टोरिकली जर्मनी का ही एक हिस्सा है, ये एक अलग देश है ही नहीं। इसे ज़बरदस्ती वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एक अलग देश बना दिया गया ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के तहत। लेकिन ये हमारा ही एक हिस्सा है, हमारे देश का, इसलिए हम इसे कभी अपने देश से फिर से अलग नहीं होने देंगे और ये हमारे देश से जुड़ा रहेगा। दूसरा था सुडेटनलैंड। चेकोस्लोवाकिया का एक एरिया था, यानी कि चेकोस्लोवाकिया और जर्मनी का एरिया। यहाँ पर जर्मन लोग रहते थे, जर्मन भाषा बोलते थे, एथनिकली जर्मन थे। तो हिटलर ने इसे भी एनेक्स कर दिया। हिटलर ने 2 देशों को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन फिर भी यूके, फ्रांस ने कुछ नहीं बोला। हिटलर को और ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने
अपीज़मेंट पॉलिसी फॉलो करी थी। उसका मानना था कि इतने छोटे छोटे देशों के लिए हम फिर से बड़ा वर्ल्ड वॉर मोल नहीं सकते, तो हिटलर अगर इन्हें अपने कब्ज़े में ले रहा है तो लेने दो। हो सकता है इसके बाद हिटलर शायद शांत हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1939 इसके बाद 1939 में पूरे चेकोस्लोवाकिया पर हिटलर ने अटैक कर दिया और उससे अपने कब्ज़े में ले लिया। तभी किसी ने कुछ नहीं कहा, पूरा यूरोप चुपचाप देखता रहा। हिटलर का अलग टारगेट था पोलैंड, लेकिन पोलैंड काफ़ी बड़ा देश था और अब ब्रिटेन और फ्रांस दोनों जाग गए थे और दोनों ने पोलैंड को वादा किया, एक समझौता किया कि अगर आप पर कोई हमला करता है तो हम आपकी मदद में आएंगे, हम आपका बचाव करेंगे। और इसी साल हिटलर ने यूएसएसआर के साथ एक समझौता किया जिसका नाम था मोल्टोव-रिबेंट्रॉप पैक्ट। इसमें इन्हें ये कहा गया कि हम एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे और सीक्रेटली ये भी डिसाइड किया गया कि हम दोनों मिलकर पोलैंड पे हमला करेंगे। देखिए अब ये पोलैंड है, ठीक है, ये जर्मनी और ये यूएसएसआर। तो जर्मनी और यूएसएसआर ने डिसाइड किया कि जब जर्मनी पोलैंड पे हमला करेगा तब यहाँ से यूएसएसआर भी हमला कर देगा और बाद में हम दोनों पोलैंड को आपस में बांट लेंगे। वॉर ब्रेक्स आउट 1939। देखिए अब जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया 1 सितंबर 1939 को और इसी दिन वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। जैसे ही पोलैंड पे हमला किया, फ्रांस और इंग्लैंड ने जर्मनी पे युद्ध की घोषणा कर दी और उसी वक्त यूएसएसआर ने भी पोलैंड पे हमला कर दिया। जैसे कि उन्होंने पहले भी वादा किया था सीक्रेटली, पोलैंड कुछ ही दिनों में हार गया। पोलैंड की आर्मी काफ़ी आसानी से हार गई और पोलैंड को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। ये आप येलो लाइन जो देख रहे हैं, ये डिवीज़न की लाइन थी। ये वाला हिस्सा गया यूएसएसआर के पास और ये वाला जर्मनी के पास गया। और कुछ ही महीनों बाद यूएसएसआर ने एस्टोनिया, लातविया और लिथुएनिया पे अपना कब्जा कर दिया और अपनी फ़ौज भेज दी वहाँ पर और ये पूरा इलाका यूएसएसआर के कब्जे में चला गया। 1940 ब्लिट्ज़क्रीग। उसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड जिन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी थी, उस पर जर्मनी ने पहले से हमला करने का प्लान बना रखा था और एक नई टेक्निक यूज़ की जर्मनी आर्मी ने जिसका नाम था ब्लिट्ज़क्रीग। तो सबसे पहले ब्लिट्ज़क्रीग के तहत उन्होंने डेनमार्क और नॉर्वे पे हमला किया। ब्लिट्ज़क्रीग का मतलब होता है कि एक बहुत ही फास्ट मोबाइल आर्मी जिसमें ट्रक्स, टैंक्स और गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, आर्मी को फटाफट आगे बढ़ाएंगे और साथ साथ एरोप्लेन से बमबारी करी जाएगी ताकि आगे कोई इन्हें रोक ना सके। इस फास्ट तरीके को, जिसमें एक दिन में 100-200 किलोमीटर तक आर्मी आगे बढ़ जाती थी, इसे कहते थे ब्लिट्ज़क्रीग और ये एक जर्मन शब्द है। डेनमार्क और नॉर्वे को हराने के बाद अगले ही महीने जर्मनी ने बेल्जियम और नीदरलैंड पे हमला कर दिया। साथ साथ यूएसएसआर ने बाल्टिक स्टेट्स, आपको मैंने बताया, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुएनिया पे हमला किया और फिनलैंड पे भी हमला करके उन्होंने अपने कब्ज़े में कर लिया। इस वक्त इटली ने भी फ्रांस को अपना सहयोग दिया और इटली भी वर्ल्ड वॉर 2 में कूद पड़ा। फ्रांस पे हमला किया था 10 जून को और 14 जून को उन्होंने पेरिस जीत लिया था। और ये बहुत ही चौंका देने वाली बात थी पूरी दुनिया के लिए कि इतने कम दिनों में कैसे जर्मन आर्मी ने इतने सारे देशों को हरा दिया। तो इससे हिटलर का डर बैठ गया था पूरी दुनिया में। हिटलर से सब डरने लगे कि सच में जर्मन आर्मी काफ़ी ताकतवर हो गई है और हिटलर के अंडर में, और उन्होंने तो जो नीतियाँ अपनाई हैं, टेक्निक्स अपनाई हैं, तो काफ़ी कारगर है। तो सब लोग हिटलर से डरने लग रहे थे। अब शुरू होता है बैटल ऑफ ब्रिटेन। इसमें जर्मनी की जो एयरफोर्स थी जिसका नाम था लुफ्टवाफ़ा, उसने ब्रिटेन पे, लंदन पे बमबारी करने की शुरू कर दी। सिविलियंस पर भी हमले किए। इस पूरे कैंपेन को कहा जाता था द ब्लिट्ज़ और ये दुनिया की पहली ऐसी लड़ाई थी जो सिर्फ आकाश में लड़ी गई थी, यानी कि ब्रिटेन के हवाई जहाज़, जर्मनी के हवाई जहाज़ आपस में लड़ रहे थे। कोई सैनिक ज़मीन पे नहीं लड़ रहा था।
तो इसे फर्स्ट एरियल बैटल कहा जाता है दुनिया का। ये काफ़ी महीने चला और हिटलर ये चाहता था कि यूके जल्द से जल्द कोई समझौता कर ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यूके की इंग्लैंड की एयरफोर्स ने जर्मनी की एयरफोर्स को पीछे धकेल दिया और कुछ महीने बाद ये ब्लिट्स ख़त्म हो गया। इसी वक्त 1940 में ही जर्मनी ने जापान और इटली के साथ एक समझौता किया जिसका नाम था ट्राइपार्टाइट पैक्ट, और यहीं से शुरुआत होती है ऑफिशियली एक्सेस पावर्स की। ये अलग अलग समझौते थे जापान और इटली के साथ, लेकिन अब तीनों देश एक साथ हो गए हैं। तो अब ये ऐसा हो गया कि अगर कोई जापान पे हमला करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जर्मनी पे भी हमला माना जाएगा और इटली पे भी हमला माना जाएगा। अगर आप एक पर हमला करोगे तो तीनों देश से आपको दुश्मनी मोलनी पड़ेगी। ये था ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट। बाद में हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया ने भी इसे ज्वाइन कर लिया।